हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने जो न्यू बैच स्टार्ट की हुई है BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री के पेपर 1 की, जिसमें आपको गांधी का युग और जन आंदोलन पढ़ना है, उसमें हम आज आपका यूनिट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 4 पर ऑलरेडी एक वीडियो हमने अपलोड कर दी है। देखो, यूनिट नंबर 4 में मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 2 वीडियोज मैं अपलोड करूंगी। पहली वीडियो में मैंने आपको साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है, और उसी वीडियो में मैंने आपको पूर्ण स्वराज की मांग और लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके बारे में भी पढ़ा दिया है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आज की इस वीडियो में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले की वीडियोस जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो, क्योंकि जब आप साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट को पढ़ लेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन समझना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। क्योंकि ये जो साइमन कमीशन है, जो नेहरू रिपोर्ट है, ये सब कहीं ना कहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि बन रही थी। कहीं ना कहीं इस आंदोलन का ये सब एक कारण है। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ समझते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है क्या। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक वर्ड आता है आपका सविनय, दूसरा आता है अवज्ञा। सविनय का मतलब होता है प्यार से, अवज्ञा का मतलब होता है बात न मानना, यानी प्यार से किसी की बात न मानना सविनय अवज्ञा। तो गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था और गांधी जी ने कहा था कि हम प्यार से अंग्रेज़ों की अवज्ञा करेंगे, प्यार से अंग्रेज़ों की बात नहीं मानेंगे। तो डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं आज की वीडियो में। सविनय अवज्ञा आंदोलन को इंग्लिश में कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल मतलब होता है सभ्य तरीके से, डिसओबीडियंस मतलब होता है बात न मांगेंगे, यानी प्यार से आपकी बात नहीं मानेंगे। ये कहना था गांधी जी का अंग्रेजों के लिए। तो कहानी की तरह समझते चलेंगे अपने हिस्ट्री को, तो आपके लिए पढ़ना और भी आसान है। तो देखिए, सविनय अवज्ञा का अर्थ होता है कि प्यार से किसी चीज का तिरस्कार करना या उल्लंघन करना या बात न मानना। अब देखते हैं कि क्यों हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखिए, जहां एक तरफ साइमन कमीशन का बहिष्कार हो रहा था और दूसरी तरफ नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था, जो इसके पहले वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और उसके बाद महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के सामने या उसके समक्ष 13 जनवरी 1930 ईस्वी को 11 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। 11 सूत्रीय प्रस्ताव में 11 अलग अलग प्रकार की मांगे गांधी जी ने की थी लॉर्ड इरविन से। लॉर्ड इरविन ने उन बातों को अविष्कार कर दिया, मतलब इरविन ने कहा कि हम आपकी किसी भी मांग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो गांधी जी ने ये मांग 13 जनवरी 1930 में की थी। तो गांधी जी ने जनवरी के महीने पूरा इंतजार किया कि हो सकता है इरविन हमारी बात मान ले। गांधी जी ने पहले ही उसे वार्निंग दे दी थी कि अगर बात न मानी हमारी तो हम इसके लिए मूवमेंट करेंगे, आंदोलन करेंगे। लेकिन फिर भी इरविन ने गांधी जी की बातों को नजरअंदाज किया और गांधी जी की जो 11 सूत्रीय मांगे थी उसको ठुकरा दिया। तो गांधी जी ने इंतजार किया और पहले ही उसके बाद उन्होंने एक लेटर लिखा और लेटर में गांधी जी ने ये कहा, मार्च के महीने में लिखा था, और ये कहा कि अगर 12 मार्च तक का आपके पास टाइम है, अगर हमारी ये 11 सूत्रीय मांग पूरी नहीं करते तो हम उसके लिए आंदोलन करेंगे। देखो, जो नमक कानून था इसके बारे में आप जानते ही हैं कि अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था और भारतीयों से नमक बनाने का एकाधिकार ले लिया था। तो उसकी भी एक मांग थी 11 सूत्रीय प्रस्ताव के अंदर। तो इरविन ने कोई मांग पूरी नहीं की। तो इरविन द्वारा उन मांगों को अस्वीकार किए जाने पर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ये आंदोलन किस तरीके से शुरू हुआ था? सबसे पहले ये डांडी मार्च से शुरू हुआ था। गांधी जी ने देखा कि अब मांग पूरी नहीं होगी, तो गांधी जी क्या करते हैं, 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 समर्थकों के साथ नमक कानून को तोड़ने के लिए अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से प्रारंभ कर देते हैं अपनी यात्रा। गांधी जी के साथ उनके 78 समर्थक थे और गांधी जी कहते हैं कि हम साबरमती आश्रम से निकलेंगे और दांडी तक जाएंगे और नमक कानून को तोड़ देंगे। और जब नमक कानून तोड़कर वो पहुंचते हैं तो वहीं से ये आंदोलन शुरू होता है। आप आगे देखें, 12 मार्च से ये सफर शुरू होता है गांधी जी का। गांधी जी के पीछे 78 समर्थक निकल चुके हैं और गांधी जी जब ये यात्रा कर रहे थे तो इसके लिए एक पूरा मैप तैयार किया गया था। मतलब ये जो यात्रा शुरू की थी गांधी जी ने, ये बस ऐसे ही नहीं शुरू कर दी थी। गांधी जी को पहले ही पता था कि अगर ये ब्रिटिश सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी, तो उससे पहले ही गांधी जी ने पूरी योजना कर ली थी, पूरी प्लानिंग कर ली थी कि 241 मील हमें चलना है पैदल। पैदल हम चलेंगे।
तो हम कितने दिनों में पहुंचेंगे। तो गांधी जी ने 241 मील की यात्रा की थी पैदल, और किस तरीके से की थी देखेंगे। तो गांधी जी ने ये तय कर लिया कि हम हर रोज 10 किलोमीटर चलेंगे, क्योंकि 241 मील दूर था, तो 24 दिन का समय लगता है और 24 दिन तक वो पैदल चलते हैं। और देखिए, एक होता है मेन रोड किसी भी जगह पहुंचने के लिए। तो गांधी जी ने अपने अनुयायियों से कहा, अपने 78 फॉलोअर्स से कहा कि हम रोड नहीं जाएंगे, हम हर गांव से होते हुए डांडी तक पैदल चलेंगे। तो जब गांधी जी चलते थे गांव से होते हुए, एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव से, इस तरह से होते हुए जब गांधी जी जाते थे तो हर गांव के लोगों को इंतजार रहता था कि अब गांधी जी हमारे गांव तक पहुंचेंगे। तो इस तरीके से गांधी जी को मानने वाले लोगों ने, गांधी जी के जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने देखा कि जब गांधी जी हमारी मांगों को पूरा करने के लिए और हमारे देश के लिए चल चुके हैं पैदल, तो हमें भी इनके पीछे चलना चाहिए। तो 78 अनुयायियों के साथ ये निकले थे, मगर जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए, हजारों लोगों का काफिला इनके पीछे पीछे चलता गया, और फाइनली वो 24 दिन की पैदल यात्रा करने के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी पहुंचते हैं, जहां उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। उस समय देखिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था। पहली बात तो उसने नमक पर टैक्स लगा दिया, और दूसरी बात कि नमक बनाना गैर कानूनी कर दिया, क्योंकि उस पर सिर्फ सरकार का अधिकार होगा, कोई दूसरा व्यक्ति नमक नहीं बना सकता। तो गांधी जी को यही कानून तोड़ना था। गांधी जी ने कहा कि जब हम, पहली बात तो हम नमक तुमसे नहीं खरीदेंगे, तुम टैक्स लगाते हो, हम कोई टैक्स नहीं देंगे और नमक बनाने का अधिकार भी तुम्हें नहीं देंगे। तो गांधी जी ने क्या किया कि समुद्र के किनारे समुद्र के पानी के वाष्पीकरण से बने नमक को अपनी मुट्ठी में उठाकर सरकार की अवज्ञा की, यानी प्यार से सरकार की बात नहीं मानी। नमक कानून की अवज्ञा से नमक के कानून को तोड़ने के बाद 6 अप्रैल 1930 को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में फैल गया था। तो 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने सुबह 6:30 बजे नमक कानून को तोड़ा था, और उसी दिन 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ने के बाद पूरे देश में गांधी जी का ये आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, फैल चुका था। तो अब आगे देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हो रहा था तो उसमें क्या क्या कार्यक्रम हुए। उम्मीद कर रही हूँ कि आप अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो पहला कार्यक्रम था वो नमक कानून को तोड़ना था और अन्य ब्रिटिश जो कानून थे उनका विरोध करना था। गांधी जी ने कह दिया कि हम प्यार से तुम्हारी किसी भी बात को नहीं मानेंगे। दूसरा कार्यक्रम था इस आंदोलन का कि कानूनी अदालतों, सरकारी स्कूलों और सरकारी समारोह का बहिष्कार करो, यानी ब्रिटिश सरकार के स्कूल का, उसके समारोह का, कानूनी अदालतों का पूरे तरीके से बहिष्कार करो। सविनय अवज्ञा आंदोलन का तीसरा कार्यक्रम था कि भू राजस्व, यानी जो जमीनों पर, खेतियों पे जो राजस्व लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, जो लगान थी या अन्य कर जो थे, उनकी अदायगी पर रोक। यानी लोगों ने कहा कि हम न कर देंगे न भू राजस्व देंगे, हम कुछ भी ब्रिटिश सरकार को नहीं देंगे। चौथा कार्यक्रम था कि शराब तथा अन्य जो मादक पदार्थों थे उनकी भी दुकानों पर धरना किया गया। इस आंदोलन का जो पांचवा कार्यक्रम था वो ये था कि विदेशी वस्तुओं और वस्त्रों का ज्यादा से ज्यादा बहिष्कार करो और स्वदेशी अपनाओ। इस आंदोलन का छठा कार्यक्रम था कि राजनीतिक बंदियों को जेल से मुक्त कराया जाए, क्योंकि जितने भी राजनीतिक लोग जेल के अंदर बंद हो चुके थे, ब्रिटिश सरकार ने सबको जेल के अंदर बंद कर दिया था, तो इसके लिए भी प्रोटेस्ट किया गया कि राजनीतिक बंदियों को जेल से आजाद करो। तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किए गए थे। अब अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या क्या थे। देखो, इसके कारण मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसके पहले वाली वीडियो में भी और वीडियो के इस स्टार्ट में भी बता चुकी हूँ। साइमन कमीशन, उसके बाद जो नेहरू रिपोर्ट बना, उसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग, ये सब कहीं ना कहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक पृष्ठभूमि बनती चली जा रही थी। आपने देखा कि साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 ईस्वी में, इस आयोग में 7 सदस्य थे जो कि पूरे के पूरे अंग्रेज थे। तो जब ये भारत आता है तो इसका पूरी तरीके से बहिष्कार किया भारतीय नेताओं ने और भारतीय लोगों ने, क्योंकि इसमें एक भी प्रतिनिधि भारतीय नहीं था, तो इसका बहिष्कार किया गया। तब लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों को चुनौती दे दी कि अपना खुद का संविधान बनाकर दिखाओ जिससे पूरे भारतीय राजी हो सके और भारत का हर एक राजनीतिक पक्ष उससे राजी हो सके। ये भारतीयों के आगे एक चुनौती थी, क्योंकि बर्किनहेड, जो लॉर्ड बर्किनहेड था, ब्रिटिश वायसराय था, उसको पता था कि भारतीय कभी ऐसा संविधान नहीं बना सकते जिससे भारत के हर राजनीतिक पक्ष राजी हो सके, मान सके। तो इसके लिए एक चुनौती दी। तो उस चुनौती को भारत के नेताओं ने स्वीकार किया
और नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया। दूसरा पॉइंट, आप नेहरू रिपोर्ट देखेंगे, साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट। अगर हम एक सीक्वेंस में कारण देखें तो एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो गया है नोट्स बनाते टाइम। आप साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट को ही एग्जाम में लिखिएगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा आप लिखिएगा पूर्ण स्वराज की मांग। चौथा पॉइंट आप गांधी द्वारा 11 सूत्रीय मांग लिखिएगा। और पांचवा कारण आप विश्वव्यापी आर्थिक मंदी लिखिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ एक सीक्वेंस। तो नेहरू रिपोर्ट क्या था? नेहरू रिपोर्ट पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था और लोगों ने एक संविधान का प्रारूप तैयार किया था, ब्रिटिश सरकार के समक्ष पेश भी किया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसको अस्वीकार कर दिया। तो नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट करना भी कहीं न कहीं एक सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण था। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि नेहरू रिपोर्ट को भी अस्वीकार कर दिया ब्रिटिश सरकार ने, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेट्स नहीं चाहिए। अब डोमिनियन स्टेट्स क्या है, तो ये इसके पहले वाली वीडियो देखिएगा, इसके लिए वहां पे मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो डोमिनियन स्टेट अब हमारी इच्छा नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं है, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, पूरी आजादी चाहिए ब्रिटिश सरकार से। तो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसमें इसकी मांग की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि जब तक अपने देश को आज़ाद नहीं करा लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक कारण था। उसके अलावा गांधी द्वारा 11 सूत्रीय मांग जो की गई इरविन से, तो इरविन ने उन मांगों को ठुकरा दिया। तो गांधी जी ने मजबूर होकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का सहारा लिया, नमक कानून को तोड़ा। उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में फैल गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण उम्मीद कर रही हूँ आप समझ रहे होंगे। अब पांचवा जो कारण है वो है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक आधारभूत कारण विश्वव्यापी आर्थिक मंदी भी मानी जाती है, जो वर्ष 1929 से 30 के आसपास में चली थी। यह आर्थिक मंदी भारत की अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। भारत का जो निर्यात था वो कम हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने भारत से धन का निष्कासन बंद नहीं किया। अनेक कल कारखाने भारत के बंद हो गए और अनेक पूंजीपतियों की हालत खराब हो गई। इतनी खतरनाक मंदी चली थी उस टाइम पर। किसान वर्ग जो था वो तो पहले से ही गरीबी की मार से झेल रहा था और पूरे देश का वातावरण सरकार के खिलाफ था। गांधी जी ने इस स्थिति से निपटने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का सहारा लिया था। तो कहीं न कहीं ये पूरा एक कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। और गांधी जी ने जो 11 सूत्रीय मांग रखी थी इरविन के सामने, उस मांग में हर भारतीय की जरूरतों को रखा गया था कि मतलब किसानों के लिए भी इसमें मांगे थी, जो व्यापारी वर्ग थे उनके लिए भी मांगी थी, और भारत के लिए भी इसमें बहुत सारी मांग रखी गई थी, भारत के हर जनता के लिए। इसीलिए जब गांधी जी दांडी मार्च के लिए निकलते हैं तो उन्होंने देखा कि गांधी जी ने इतनी मांग की हमारे लिए, तो हमें भी गांधी जी के पीछे चलना चाहिए। तो हजारों की भीड़ गांधी जी के पीछे चलने लगी थी। तो ये सब था सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण। सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत जोरों शोरों से चल रहा था भारत में, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त भी कर दिया गया था। तो आखिर सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस गांधी जी के द्वारा क्यों ले लिया गया? तो आइए अब उस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। देखिए, गांधी जी जो थे और लॉर्ड इरविन जो था, इन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ था जिसे दिल्ली पैक्ट का नाम भी दिया जाता है। तो गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था उसको वापस ले लिया था सन 1931 ईस्वी में। एक समझौता हुआ गांधी जी और इरविन के बीच। तो आखिर ये समझौता क्यों हुआ, कब हुआ, किस कारण से हुआ, उसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। तो आइए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछेगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी इरविन समझौता क्या था, या फिर पूछ सकता है दिल्ली पैक्ट के बारे में वर्णन कीजिए। किसी भी तरीके से प्रश्न बन सकता है। तो देखिए, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो उसमें कांग्रेस भाग ले। तो कांग्रेस भाग कब लेगी? जब गांधी जी की जो मांगे थी इरविन से, उन मांगों को जब पूरा करेगा, जब ब्रिटिश सरकार उन मांगों को पूरा करेगी, तभी ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तो जब कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल करने के लिए कुछ प्रयत्न किए गए और कुछ समझौता भी किया गया, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने इरविन से कहा कि जहां तक हो सके कोशिश करो और कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल करवाने के लिए तैयार कर लो। तो इसके लिए 17 फरवरी 1931 से लेकर 5 मार्च 1931 तक गांधी जी और इरविन के बीच बातचीत चलती रही। तो
तो इसी बातचीत के दौरान गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता होता है, जिसे हिस्ट्री में गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी और कांग्रेस को कुछ आश्वासन दिए, कुछ उम्मीदें दी। गांधी जी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ, तो उस समझौते के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने कहा कांग्रेस से, यानी गांधी जी से, कि आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लीजिए, उसके बदले हम बंद कैदियों को रिहा कर देंगे। जितने भी कैदियों को बंद किया गया था आंदोलन के दौरान, तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम उन कैदियों को रिहाई दे देंगे। दूसरी बात ब्रिटिश सरकार ने ये कही कि आंदोलन करते टाइम, आंदोलन के दौरान जितने लोगों ने भी अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, उनको सरकारी नौकरी भी दे दी जाएगी। तीसरी बात ब्रिटिश सरकार ने ये कही कि समुद्र पर स्थित रहने वाले लोगों को बिना कर नमक इकट्ठा करने की परमिशन होगी और नमक बनाने की भी परमिशन मिल जाएगी। तो गांधी जी ने इन सब शर्तों को रखा था कि मतलब हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में तभी भाग लेंगे जब हमारी इन मांगों को तुम स्वीकार करते हो। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार ने ये आश्वासन दिए थे गांधी इरविन समझौता के माध्यम से। उसके अलावा चौथी बात जो ब्रिटिश सरकार ने कही वो ये थी कि आंदोलन के दौरान, यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था, तो उस आंदोलन के दौरान जितने भी लोगों की संपत्ति जब्त की गई है, उन संपत्ति को उसके स्वामी को लौटा दी जाएगी। उसके अलावा वह सभी अध्यादेशों व मुकदमे को भी वापस ले लेगी। जितने लोगों के ऊपर आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज किए गए, उन सब मुकदमे को ब्रिटिश सरकार वापस ले लेगी। तो ये सब आश्वासन ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को दिया था। तो इसी समझौते के बदले गांधी जी और कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया, रोक दिया, समाप्त कर दिया या वापस ले लिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्यों समाप्त किया गया था, तो यही गांधी इरविन समझौता था, जिस समझौते के माध्यम से गांधी जी की बातें ब्रिटिश सरकार भी मानती है और उसके बदले वो लोग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया जाता है 1931 ईस्वी में। तो उम्मीद करती हूँ सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, क्यों चलाया गया था, इसके कार्यक्रम क्या थे, इसके कार्य क्या थे और इसको वापस क्यों ले लिया गया था, ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।